ठीक, अब देखो नोट करके हम एक पॉइंट समझते हैं यहाँ पर। अब बाकी चैप्टर्स जो है यहाँ पर कंबाइन होंगे, ये समझ लो। क्या बोल रहा है ये, नो चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी विथ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है और उसमें बी क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। हम ये मान के चलते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए इज इक्वल टू कितना है, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लिए चलो, है ना। डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, वाई मान लिए। और हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के इक्विलिब्रियम, इसको भी कुछ मान लेते हैं। इसको क्या मान लिए, इसको मान लेते हैं अपन पी मान लिए, ठीक है। और क्या ले लेते हैं, और ले लेते हैं डेल्टा जी का वैल्यू। चार चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं, नहीं डेल्टा जी तो वैसे इससे पता चल जाएगा। ई सेल को ले लेते हैं, ई सेल इक्वल टू क्या मान लेते हैं, कुछ भी जेड मान लिए। ये हमारे पास रिएक्शन था, ठीक है। अगर हमारे पास ये रिएक्शन इस तरह से है ए से बी, इसके लिए हमने इन सबको एज्यूम कर लिया। नाउ अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये रिएक्शन में कोफिशिएंट चेंज हो गया 2a और इधर क्या हो जाएगा 2b। तो बताओ ये पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या रहेगा, अभी भी एक सही रहेगा। ये जो है किसी कोफिशिएंट के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये पे चेंज लाना है तो वो कब होगा, ये पे चेंज आएगा जब टेम्परेचर को वेरी करेंगे तब। यहाँ पर कोफिशिएंट से कोई वेरिएशन नहीं होगा, बस ये होगा कि भाई वो पाथ को अल्टर कर देगा, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी क्या हो जाएगा इसका डेल्टा एच, ये हो जाएगा 2i डबल हो जाएगा। के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। और ई सेल पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ई सेल क्या रहेगा अभी भी जेड ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझना था कि अगर हम स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट में कुछ चेंजेस करते हैं तो ई पे चेंज होगा कि नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर दूसरा चीज समझो क्या हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाने से उनका रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब इसी चीज को हम एक नोट करके मैं छोटा सी और लिखता हूं यहाँ पर, ये एक्चुअल में स्टेट्स ऑफ मैटर का है बट इसका वर्डिंग यूज होगा, इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। तीन तरीके का वेलोसिटी होता है ना, एक काम करते हैं पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद ही कर लेंगे आगे। इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ। चलो यहीं पर ही समझते हैं, फिर इसी में आगे चल के उसको लिख लेंगे। देखो अब जो ये टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर वेरी करने से क्या वेरी किया, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को वेरी करने से, काइनेटिक एनर्जी को वेरी करने से जो मॉलिक्यूल का एनर्जी है वो कैसे वेरी हो रहा है, इसी को यहाँ पर एक कर्व से दिखाया गया है। और इस कर्व का नाम क्या है, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये हमारे लिए थोड़ा सा बस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल की क्वांटिटी को बता रहा है। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ जो मॉलिक्यूल है ये इस एक्सिस में रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, आप देखो यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है इसमें एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है इसमें वेरिएशन पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज हुआ, फिर उसका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू है इसका, जिस पॉइंट पर इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है किसका, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का, ये कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। और ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल इसका वेलोसिटी। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा उसका नाम क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल। थोड़ा ज्यादा समझ आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा चीज का जो बेस है ना
वो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग समझ लिए रहते हैं कि वहां पर कैसे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है कम या ज्यादा होगा, कैसे वहां पर वेलोसिटी के वेरिएशन से यहाँ पर कम या ज्यादा हो रहा है, वो सारा चीज हम लोग वहां समझते हैं, बट वो सिलेबस में है नहीं, तो हमको ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम एनर्जी इस, एक मिनट ना, इसका मैं एक और दूसरा ग्राफ बनाता हूँ। थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ को। देखो ये जैसे कि ग्राफ है, मान लो हमारे पास, है ना, मान लेते हैं कि ये जो इसका पीक पॉइंट है, इस जगह पे इसका क्या है, पीक पॉइंट है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, और इधर को अपन क्या मान के चलते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी का दूसरा वाला है, इसको मैं वेलोसिटी का बना रहा हूँ, ठीक है, ये वेलोसिटी का एक्सिस है। तो जो वेलोसिटी होता है वो तीन तरीके से होता है। पहला, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेशन दिख रहा है किसका, मॉलिक्यूल्स का, ये बताता है कि यहाँ पर इनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, और इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इस जगह की वेलोसिटी का नाम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, वी एम पी। क्या बोलते हैं, वी एम पी। पूरा नाम क्या है इसका, वी एम पी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी एम पी। वी एम पी इज इक्वल टू होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला हम कैसे देते हैं, वी एम पी इज इक्वल टू, ये याद नहीं रहेगा और इसको याद रखने की कोशिश भी नहीं करनी है, बस एक बार देखने के लिए ऐसी है, 2RT अपॉन, ये सब डिराइव होकर के आया रहता है, अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास है, जिस हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। 2 क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, रियल गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है, और M क्या है, उसका मोलर मास है। तो मोलर मास जितना ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, उतना ही कम रहेगा। दूसरा वेलोसिटी आता है, दूसरा है V एवरेज, और तीसरा होता है V RMS। तो मैं पहले V RMS की बात करता हूँ। RMS, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो RMS वेलोसिटी, इसका वैल्यू हो जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन एम, 3RT अपॉन एम। और थर्ड नंबर का जो वेलोसिटी होता है उसका नाम है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो इसको हम बोलते हैं VAVG। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 8RT अपॉन पाई इंटू एम। ठीक है, ये तीन तरीके का वेलोसिटी होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक अगर हम कंटेनर में रखते हैं तो उसके अंदर तीन तरीके का मॉलिक्यूल हमको देखने को मिले, तीन तरीके का जो यहाँ पर वेलोसिटी देखने को मिलेगा। पहला होगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल जो होंगे, उन मॉलिक्यूल सबसे जो मॉलिक्यूल जितने भी रहेंगे, अगर किसी कंटेनर के अंदर हम मॉलिक्यूल को डालते हैं तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से प्रीफर होंगे, जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। और उसके बाद जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और एवरेज वैल्यू है, उन सब का एक तरीके से सम अप वैल्यू है। तो एवरेज और इसको आरएमएस को हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर हो गया क्या, वीएमपी, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इधर पर कहीं वीआरएमएस वैल्यू होगा, ये हो जाएगा वीआरएमएस वैल्यू, और इन दोनों के बीच में क्या आता है, वी एवरेज आता है, वी एवरेज। ठीक है, तो आपको बाकी चीज़ों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होती है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं, उसी का नाम क्या है,
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। कहाँ गया, ये यहाँ पर इसी को दिखाया गया है। अब वेलोसिटी को बता दिया, मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। तो जैसे वेलोसिटी में वेरिएशन होगा वैसे किस में वेरिएशन होगा, काइनेटिक एनर्जी में होगा। तो इसीलिए ये ग्राफ को बनाया गया है। ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। बाकी इसमें और कुछ आपको जानने का नहीं है, इस ग्राफ को बस इतना ही समझने के लिए रखा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी का ग्राफ है तो उसको लगा दिएगा और कुछ नहीं बाकी। अब दूसरा आता है इसमें, अगर इसमें अब टेम्परेचर में वेरिएशन किया जाए, अगर टेम्परेचर में वेरिएशन किया जाए तो यहाँ पर एक नया नाम फिर से देखने को मिलता है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो समझते हैं इसको अपन, सेम चीज है फिर से, इधर काइनेटिक एनर्जी का है और दूसरा क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का है। अब आप देखो पहला जो हमारा ग्राफ है ये क्या है, टी टेम्परेचर पर है। ये जो ग्राफ दिख रहा है कहाँ पर है, ये टी टेम्परेचर पर, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये टी टेम्परेचर पे ग्राफ है, समझ आया। लेकिन जब इसका क्या कर दिया गया, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया, तो आप देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है इस जगह पे देखो क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर इसी को लिखा गया है कि दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल विच रिएक्ट्स T+10। क्योंकि अब उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो थोड़ा मूव ज़्यादा करने लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमको ज़्यादा एरिया में, यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पर मूव करते हुए दिखेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। और दूसरा यहाँ पर दिख रहा है ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पर दिस एरिया सोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट टाइम टी। यहाँ तक का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया जो छोटा वाला है, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टेम्परेचर पर। कब रिप्रेजेंट कर रहा है ये, टी टेम्परेचर पर। तो टी टेम्परेचर पर मान लेते हैं कि इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो एनर्जी होगा जाएगा, बढ़ जाएगा, उनका वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो वो ज़्यादा यहाँ पर मॉलिक्यूल जो हमको मूव करते हुए नजर आएंगे। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ दिख रहा है, एक और चीज़ क्या है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हो। तो आप देखो दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज़्यादा है, ये हो गया किसका, टी टेम्परेचर का, और ये क्या हो गया, T+10 टेम्परेचर का। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उस मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी के या तो इक्वल रहता है या उससे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या हो गया है, ये ज़्यादा हो गया है, समझ आया। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दिख रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, उसका खुद का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, खुद का एनर्जी जो है, ठीक है। ये खुद का एनर्जी का ही ग्राफ है एक्चुअल में। तो खुद का एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी से बढ़ जाता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसी बात को बताना चाह रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तब तो जाकर के उस एनर्जी को रीच करने की कोशिश करेगा ना। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा तो उसका ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना मॉलिक्यूल का। देखो कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ले जाने के लिए क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर उसको मिल गया तो ओवरऑल किसका एनर्जी बढ़ा, उस मॉलिक्यूल का ही तो बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। और एक्टिवेशन एनर्जी उसको ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियस है उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, खुद का बढ़ जाएगा। हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा। हाँ हाँ, कौन सा वाला बोल रहे हो एक बार बताओ। ठीक है बताओ बताओ एक बार बताओ किसको बोल रहा हो, बताओ एक बार चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, बताओ क्या बोला गया है। हाँ 1/E, ठीक है। हाँ और तो आप इन दोनों में रिलेशन निकालना चाह रहे हो, है ना। एक्चुअल में इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे है,
ये ऐसा है, इन दोनों को हम रिलेट नहीं कर रहे हैं। देखो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर इसको मैं अलग अलग लिखूं तो ये बात ऐसा है, ये हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। समझ आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ने से रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये बढ़ने से के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों को आप अभी अभी रिलेट मत करो फिलहाल, तो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो आपका इसका जो वेरिएशन समझ आएगा कि टेम्परेचर, पूरा टेम्परेचर के बारे में ही पढ़ना है अभी, तो अभी फिलहाल इसको रिलेट मत करो, फिर समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, एक्चुअल में ये सारा चीज जो हो रहा है ना कोलिजन की वजह से हो रहा है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मत हो अभी, है ना। क्या लिखा गया यहाँ पर, ये देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां से एक ही बात आपको दिमाग में लेकर के चलना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितना भी रहा होगा पहले उस कंपेरिजन में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस बात को हम आगे रिलेट करेंगे। अब जितना हमने समझा उस चीज को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं एक दूसरे थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉलिजन थ्योरी। अब आप खुद समझो कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, जो मॉलिक्यूल है। इस पे मॉलिक्यूल ना बोल करके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोला जाता है, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल का ना बढ़ करके हम एक एक सेक्टर के मॉलिक्यूल को लेकर के चलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वो लोग मूव करना शुरू करेंगे, और मूव करना शुरू करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, वो टकराएंगे, मतलब कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो एक्चुअल में सही तरीके से कोलिजन होता है, तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है। क्या बोलना चाह रहा हूं, चलो वापस आते हैं। हमने एकदम स्टार्टिंग में जो ग्राफ देखा था वहीं पे चलते हैं। ये देखो क्या होता है, ये है रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो उसके बाद क्या होंगे, मूव करना शुरू करेंगे, और जब मूव करना शुरू करेंगे तो देखो यहां तक के, यहां से यहां तक के जाते जाते वो क्या कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं। और मूव करने के बाद वो आपस में टकरा रहे हैं, और टकराने की वजह से एक्चुअल में यहां पर वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर हम कोई भी दो चीज को मिला करके प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो जब दोनों मिलेंगे, दोनों मिक्स होंगे, तब तो जाकर के प्रोडक्ट बनेगा ना। तो उन दोनों के मिलने के लिए उन दोनों में क्या होना जरूरी है, कोलिजन होना जरूरी है। और वो कोलिजन कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन अगर नहीं होगा, इफेक्टिव कोलिजन अगर नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसको आप ऐसा समझ लो कि अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं सही तरीके से अगर पेन को यहाँ पर ऐसे करके नहीं रखूंगा तो ये लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा। और नहीं लिखाएगा मतलब रीजन क्या होगा, उसका सही तरीके से वहां पर टच नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से जब हम बात करते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की, तो रिएक्टेंट जब आपस में सही तरीके से मिलेंगे नहीं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसी को बोला जाता है इफेक्टिव कोलिजन। तो उस ग्राफ में हम यहाँ से यहाँ तक जब जाते हैं ना, तो एक्चुअल में ये सारा प्रोसेस होते रहता है। यहाँ पर एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़ रही है तो फिर उनका वेलोसिटी बढ़ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वो कहीं न कहीं कोलाइड होने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां तक कोलाइड हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इसी बात को वहां पर आगे बताया जाएगा। इसको ये समझ लो आप कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का एक तरीके से मैकेनिज्म है ये। तो कोलिजन में क्या लिखा गया है, आप यहाँ पर जो साइंटिस्ट का नाम वाम लिखा है इससे हमको कोई मतलब है नहीं। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय मैक्स मैक्स ट्रॉट एंड विलियम लुइस। ये कोई मतलब का नहीं है इसका नाम जो है। सीधा यहाँ स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इट या अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ये क्या बोलता है, फॉर अ रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन इन बिटवीन रिएक्टेंट रिएक्शन मॉलिक्यूल।
रिएक्शन मॉलिक्यूल या फिर रिएक्शन में जो भी मॉलिक्यूल है, एक्चुअल में उसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिखना ज्यादा सही रहेगा, बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनमें एक अच्छे तरीके से कोलिजन होना जरूरी है। किस चीज के लिए? प्रोडक्ट के बनने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो सब मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, वो एक हार्ड स्फीयर के शेप में है, क्योंकि सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या माना जाता है? एटम माना जाता है। सॉरी, सबसे छोटा जो पार्टिकल क्या माना जाता है? एटम माना जाता है, या कुछ जगहों पे मॉलिक्यूल माना जाता है, या कुछ जगहों पे आयन माना जाता है। और अगर हम एटम का शेप देखें तो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप में होता है ना। तो यही माना गया है कि मान लेते हैं कि भाई कोलिजन वो तभी होंगे जब क्या रहेंगे, वो हार्ड शेप के रहेंगे। तो हार्ड स्फीयर के तरीके से हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। एंड रिएक्शन इज पॉस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलॉइड्स व्हेन ईच अदर। और जो रिएक्शन है वो आगे तभी बढ़ पाएगा जब उनमें क्या होगा? आपस में कोलिजन होगा। द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोला गया है यहाँ पर? हर सेकंड में जो कोलिजन हो रहा है उस पर्टिकुलर कंटेनर के वॉल्यूम के अंदर में, तो कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, हमने रिएक्टेंट को क्या किया? मिक्स किया। एक कंटेनर के अंदर जो भी हमने एक कंटेनर चुना है जिसके अंदर रिएक्टेंट को रखा हुआ है, उस रिएक्टेंट के अंदर में क्या हो, उस कंटेनर के अंदर में क्या हो रहा है? लगातार कोलिजन हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन को मेजर करने के लिए पहले तो देख लो कि पर सेकंड में कितना कोलिजन हो रहा है और उसके प्रॉपर वॉल्यूम में कितना हो रहा है, ऐसे मेजर करेंगे ना। तो कोलिजन पर सेकंड पर वॉल्यूम को यहाँ पर एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, जिसको क्या बोला गया है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला गया है, ताकि इसको आगे चल के एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। तो हर सेकंड में वहां पर जो कोलिजन हो रहा है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर में उसको एक नया कांस्टेंट दिया गया, उसका नाम क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जनरली इट्स वैल्यू इज वेरी हाई फॉर गैसियस रिएक्शन। अगर हम गैसियस रिएक्शन के लिए बात करेंगे तो इसका वैल्यू काफी ज्यादा होता है। और कितना होता है? 10 to the power 25 to 10 to the power 28 कोलिजन पर सेकेंड। मतलब उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर देखा जाए तो पर सेकेंड में इतना कोलिजन होता है। ठीक है, इसका वैल्यू काफी ज्यादा रहता है। किसके लिए? गैसियस प्रोडक्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है एवरी कोलिजन विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट। नहीं, एवरी कोलिजन नहीं प्रोड्यूस करेगा। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? इफेक्टिव कोलिजन। कौन सा कोलिजन प्रोड्यूस करेगा? इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब यह है कि पहला उसमें जो एनर्जी बैरियर का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई इतना मिनिमम एनर्जी तो उसको होना ही चाहिए ताकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पार कर सके, थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर सके, उतना एनर्जी उसके पास होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? उसका सही ओरिएंटेशन होना चाहिए, सही डायरेक्शन में। दोनों का जो डायरेक्शन है क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर ये दो चीज सही रहता है तो क्या कहलाता है? इफेक्टिव कोलिजन कहलाता है। तो इसी बात को फिर से हम लिख सकते हैं यहां पर। देखो, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, सफिशिएंट एनर्जी किस चीज के लिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करने के लिए। और दूसरा उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा वो इफेक्टिव कोलिजन। यहां पर हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। देयर आर टू बैरियर्स। पहला क्या हो जाएगा? इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो बैरियर है, मतलब इन दोनों बैरियर को अगर वो पार कर लिया तब क्या होगा? उसका कोलिजन जो है इफेक्टिव होगा। पहला एनर्जी का बैरियर रहता है और दूसरा ओरिएंटेशन का बैरियर होता है। तो इसी को अच्छे तरीके से लिखा गया है। फॉर इफेक्टिव कोलिजन फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तब जाकर कोलिजन क्या होगा? इफेक्टिव होगा। पहला, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है मस्ट पजेसेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना ही चाहिए। हाँ, स्पेलिंग तो थोड़ा सा गलत ही है। क्या होगा इसका एनर्जी? स्पेलिंग बताओ। पूरा ठीक लिखा है? बताओ, ये तीन चीज में वरना मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, है ना।
पहला एक क्या होता है, पासेस, पैसेज, पैसेज, और 2 साल से कंफ्यूज हो रहा हूँ। और एक पैसेज होता है, एक पजेसेस, और क्या होता है, और क्या होता है एक पासेस। पासेस तो ये हो गया है ना, और PO ESS ना, हाँ, तो ये हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं पासेस, इसको क्या बोलेंगे, पैसेज, इसको क्या बोलेंगे, पजेसेस, पजेसेस, ठीक है। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पजेसेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी क्या बोला जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर मॉलिक्यूल के पास उस प्रोडक्ट को बनने के लिए कुछ एनर्जी उसके पास होना चाहिए, उस सफिशिएंट एनर्जी का नाम क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उतना एनर्जी जब रहेगा तब जाकर के क्या कर पाएगा, वो प्रोडक्ट बनाने में कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। दूसरा क्या होना चाहिए उसके पास, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन, मतलब सही डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में जाके कोलिजन करे, सही डायरेक्शन में जाकर कोलिजन करेगा तब जाकर के प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ पाएगा। मतलब अगर वो उल्टा एक मॉलिक्यूल जो आ रहा है प्रोडक्ट बनने के लिए उसको और दूसरे डायरेक्शन में जाकर के क्या कर दिया, धक्का दे करके न्यूट्रलाइज कर दिया, तो कोई मतलब का रहेगा क्या, नहीं। तो वो सही डायरेक्शन में सही तरीके से क्या होना चाहिए, उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए। ये दो चीज अगर है तब उनका जो कोलिजन है क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में उनका कोलिजन, और दूसरा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ में कोलिजन। अगर ये दो चीज है तो इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, और अगर इफेक्टिव कोलिजन होता है तभी जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होता है। हर कोलिजन से अगर हम देखें तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में उससे कोलाइड करते रहते हैं, लेकिन हर कोलिजन से यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। सिर्फ कब बनेगा, जब कोलिजन इफेक्टिव होगा। और इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये है, अगर मैं सही बोलूं तो अभी तक जितना मैंने 15-20 मिनट में एक्सप्लेन किया, बस यही बात को एक्सप्लेन करने के लिए है। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो रिएक्टेंट के कोलिजन से होगा, और रिएक्टेंट के कोलिजन में क्या मायने रखता है, इफेक्टिव कोलिजन होना मायने रखता है। और इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब वो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी रखेंगे और दूसरा उनके पास क्या होगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। और ये कोलिजन के लिए उनके पास एनर्जी कहां से आ रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज किया गया तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी आया तो फिर वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ में, और मूव करेंगे तब जाकर क्या होगा, इनमें कोलिजन होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी होना चाहिए वही क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो अगला क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उनको प्रोडक्ट बनने के लिए कहां तक पहुंचना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक के। तो उनके पास तो एनर्जी है नहीं, तो कहां से मिलेगा, उनको एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू एनर्जी दिया जाएगा, और फिर वो कहां पहुंच जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। तो जब थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंचेंगे एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में, तब वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था कोलिजन थ्योरी। और इस थ्योरी में एक छोटा चीज और मेरे को समझाना है। हाँ, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, हाँ, कैसे होगा। देखो अगर मान लो हम, सिंपल सा बात है, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस इन दोनों को मिला के क्या बनाना चाहते हैं, वाटर बनाना चाहते हैं, एक सिंपल सा बात। तो दोनों के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। उनके मॉलिक्यूल्स पहले कौन से फॉर्म में आएंगे, एटॉमिक फॉर्म में आएंगे। फिर एटॉमिक फॉर्म में आने के बाद दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा, दोनों कंबाइन होंगे, फिर कंबाइन होकर क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। तो अल्टीमेटली जो सबसे अल्टीमेट पार्टिकल है वही तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। एटम्स और मॉलिक्यूल का डेफिनेशन सबसे पहले क्लास से क्या पढ़े हैं, कौन पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, एटम पार्टिसिपेट करता है। तो एटम ही तो करेगा, कौन, मॉलिक्यूल के अंदर का एटम, वही कोलिजन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब देखो इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है।
कोलिजन दो बॉडी के बीच में, कहने का मतलब जैसे कि ये मोबाइल है और ये मार्कर है, इन दोनों में क्या हो गया, कोलिजन। आपको यही लग रहा है ना। अब सोचो कि इस इन दोनों को अगर मैं एकदम पाउडर फॉर्म में मिला दूं मैं, तो किनके बीच में होगा कोलिजन। अगर हम एक मान लेते हैं कि हमने वाटर को बॉईल किया और उसमें क्या मिला दे रहे हैं, शुगर मिला दे रहे हैं, तो किनके बीच में कोलिजन होगा, वाटर के जो पार्टिकल हैं और जो शुगर के पार्टिकल इनके बीच में होगा। ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इन दोनों को मिला दे रहा हूं, तो उन दोनों के जो पार्टिकल्स हैं मूव तो करेंगे ना, मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, गैस के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल है, ऐसे रख दो, मूव नहीं करेंगे, कोलिजन नहीं होगा। लेकिन गैस के पार्टिकल को अगर हम रख देंगे आपस में, तो गैस के पार्टिकल लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, वो लोग टकराएंगे ना, तब तो कोलिजन होगा ही होगा। आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि कोलिजन कैसे होगा करके। हाँ, पूछो पूछो, क्या सोच रहे हो, बताओ। हम्म, दो एटम के, अरे गलत समझ रहे हो, आपको ये लग रहा है कि ए और ए बस ये दो ही एटम होते हैं, ऐसा लग रहा है क्या आपको। नहीं भाई, एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों आया है, एक मोल के अंदर कितने सारे पार्टिकल रहते हैं, बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, तो जब भी हम रिएक्टेंट को मिलाएंगे तो क्या हम खाली दो ही एटम को मिलाएंगे, ये दो टाइप का एटम होता है। मतलब ए अगर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन का एटम होगा, और अगर ये वाला ए अगर इसको बी में मान लो, तो बी क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन का एटम होगा। तो इसके हाइड्रोजन के बहुत सारे पार्टिकल होंगे और ऑक्सीजन के भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें आपस में कोलिजन होगा। ऐसा नहीं है कि बस दो ही पार्टिकल रहेंगे, बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, वेराइटी दो है। समझ आया। जैसे हाइड्रोजन का जो है एक वेराइटी हो गया, दूसरा ऑक्सीजन गैस का वेराइटी हो गया, लेकिन दोनों के पार्टिकल बहुत सारे रहते हैं। प्रैक्टिकली आप सोचो ना कि अगर आप ऑक्सीजन गैस लोगे तो क्या एक तो ऑक्सीजन गैस चुन के लाओगे क्या, नहीं ला सकते। एक हाइड्रोजन गैस चुन के लाओगे क्या, नहीं। आप जो है उन दोनों गैस का क्वांटिटी लेकर के मिक्स करोगे, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं उनके। क्या प्लस सी करके लिखूं तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों के पार्टिकल में कोलिजन होगा। प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा ये अलग बात है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आप तीन गैस को मिलाओगे तो कोलिजन तो होगा ही तीनों में ना। प्रोडक्ट तब बनेगा जब उनमें क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या चाहिए, उनकी मॉलिक्यूलरिटी जो है 1 2 या 3 ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो परफेक्ट कोलिजन होगा क्या, नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी भी इसी टॉपिक का पार्ट है, उसी के लिए परफेक्ट कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। समझ आया। और परफेक्ट कोलिजन होने के लिए मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलरिटी है, मतलब तीन टाइप के ही मॉलिक्यूल होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। दो है ज्यादा अच्छा है, तीन हो गया तो भी ठीक नहीं, तीन से ज्यादा हुआ तो परफेक्ट कोलिजन नहीं होगा। समझ आया अब। देखो, अब हम अभी हमने ये समझा कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़ने से कोलिजन उनमें प्रॉपर तरीके से अगर हो रहा है तो क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। अब प्रोडक्ट बने मतलब धीरे धीरे हमारा रिएक्शन जो है आगे बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहां पर रिलेट कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट यहां पर लिया जाता है, जो हमने कांस्टेंट लिया है इसको ऐसा मान के चलते हैं, ए एंड बी ऑन कोलिजन, अगर ए और बी में कोलिजन हो रहा है तो ए एंड बी ऑन कोलिजन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, क्या बनाएगा ये, प्रोडक्ट बनाएगा ना। तो प्रोडक्ट बनाएगा तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी। जेड क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ए बी क्या है, ए और बी के टकराने की वजह से हो रहा है, मतलब दो तरीके के पार्टिकल हैं ए और बी का, इसीलिए क्या लिख दिया उसको जेड ए बी। और यहां पर हो जाएगा ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ई अपॉन आर टी।
जहां रेट तो रेट ऑफ रिएक्शन ही हो गया, जेड को हम क्या बोलते हैं, जेड को हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी, या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हो इसको। ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, या फिर क्या बोल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जब टेम्परेचर दिया गया तो क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से पार हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये वो फ्रैक्शन है, सारे मॉलिक्यूल का पार नहीं होगा। तो ये इतना क्वांटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करके चलते हैं कि इतने क्वांटिटी का जो हमारा मॉलिक्यूल है उनका एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी के या तो इक्वल होगा या तो पार होगा। जैसे कि अगर बोला जाए कि बताओ भाई कितने सारे मॉलिक्यूल का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल हो गया या फिर उससे ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारा काम क्या है, हम जो है उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या हो जाएगा, उनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के पास चला जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा। तो कितने सारे का हो रहा है, जितने सारे का होगा उतने की वजह से आगे प्रोडक्ट बनेगा, और उस क्वांटिटी को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बार बार देख रहे थे ना, एक्चुअली मैथमेटिकली उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम है जितने का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की या तो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, या तो फिर क्या हो जाएगा, या तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ आया? तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि उनको हमने एनर्जी दिया, उनको हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो एनर्जी है बढ़ रहा है। आप एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा रिलेट मत करो, एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में क्या है, जो हम दे रहे हैं वो वैल्यू है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो हम दे रहे हैं वो वैल्यू है। लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या है, टेम्परेचर देने से इंक्रीज होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी को सिर्फ हम एक रेफरेंस मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, एक रेफरेंस जो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक के पहुंचाने का काम करेगा। अब यहां पर एक दूसरा बात और आता है, उसको मैं यहां पर रिलेट कर दे रहा हूं। क्या सभी के सभी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना देंगे? नहीं बनाएंगे। तो कितने सारे बनाएंगे, अब ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। मतलब कितने सारे बनाएंगे ये चीज की तो कोई गारंटी है नहीं, तो उसको हम एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा और हम इसी में लिख सकते हैं, लिखना था यहाँ पे लेकिन अब फिर कहाँ पे लिखूं, इसका जगह नहीं छूटा है। द इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पे लिख लेते हैं, ओनली इफेक्टिव कोलिजन, ओनली इफेक्टिव कोलिजन प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ये दोनों के वर्डिंग में आप कंफ्यूज नहीं होना। पहली बार हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने देखा कि भाई यहाँ कोलिजन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख दिया, हमने रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से लिख दिया। लेकिन पता चला कि नहीं, कोलिजन होने से हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन से बन रहा है। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन से बनेगा तो अब यही रेट क्या हो जाएगा, मॉडिफाई होकर के रेट इज इक्वल टू एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर हम लगा देंगे P, और बाकी सबको सेम रख देंगे। तो ZAB और क्या होगा, E की पावर माइनस EA अपॉन RT हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, हमने ये देखा कि A और B दोनों मिल रहे हैं, और A और B मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। दोनों के कोलिजन से क्या बन जा रहा है, प्रोडक्ट। तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या दिया, पहली बार में हमने रेट का फॉर्मूला इस तरह से ला दिया।
फिर ये बात समझ आया कि सभी के सभी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। किससे बनता है? ओनली इफेक्टिव कोलिजन से। तो ओनली अगर इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा है तो हमने क्या कर दिया, एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर पी लगा दिया और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये एक्सप्रेशन है मॉडिफाई हो गया। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। बाकी तो सेम है ना। ये क्या रहेगा? ये वाला जान ही रहे हो तो दोबारा इसको और लिखने की जरूरत नहीं है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब हमने क्या किया, हमने देखा कि कितने सारे इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं, तो जितना भी हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगा दिए? प्रोबेबिलिटी लगा दिए, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसको बता रहा है? इफेक्टिव कोलिजन को बता रहा है। अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल में 25 मॉलिक्यूल का इफेक्टिव कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट सिर्फ उतने की वजह से बनेगा, सबकी वजह से नहीं बनेगा। और ये इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होगा। कोई डाउट इसमें कहीं पे? थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो बोरिंग हो सकता है, बाकी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं, इसको बस इसलिए रख दिया गया है ताकि हम जो बनाए हैं उसको वापस हम यहाँ पर जल्दी से रिवीजन कर सके। ये देखो, अब मान लो कोलिजन हुआ, और कोलिजन हुआ तो क्या बनेगा? यहां से देखो, ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को क्या दिया गया यहाँ पर? फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एक्टिवेटेड हो गया। एक्टिवेट होने के बाद क्या बनाएगा? यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर वापस क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बना देगा। तो ये जो एनर्जी है, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरा एनर्जी क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी ये वाला वैल्यू कहलाएगा, ये वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो ये गैप है, डिफरेंस है, ये क्या कहलाएगा? डेल्टा एच। डेल्टा एच नेगेटिव आ गया, मतलब ये एनर्जी कैसा है? एक्टोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जानते हैं अपन तो पहले से, है ना, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ समझने के लिए है ये। यहाँ पर देख लो, ये फिर से रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर है, कहाँ तक चला गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी तक चला गया। फिर क्या बन गया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे नहीं आई, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा? एंडोथर्मिक कहलाएगा। तो ये हम लोग सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? पहला, काइनेटिक थ्योरी, सॉरी, जो हमारा कोलिजन थ्योरी है, इसका लिमिटेशन क्या है? दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शंस and also for solution in which reacting species are molecules। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए ही काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए ही काम करेगा। also for solution in which reacting species are molecule। और कहां पर है ये? जहां पर मॉलिक्यूल्स रहेगा वहां पर ही काम करेगा। बाकी जैसे रिएक्टिंग स्पीसीज सॉल्यूशन इन विच मॉलिक्यूल्स, मतलब ये सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए काम करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया तो उस जगह पर, या फिर आयंस हो गए तो उस जगह पे काम नहीं करेगा। ये कहां पर काम कर रहा है? सिर्फ जहां पर मॉलिक्यूल्स है। दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल बाई मॉलिक्यूल रिएक्शन, सिंपल बाई मॉलिक्यूल रिएक्शन, बट फेल्स टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के कोलिजन को ही बता पाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन है उसको नहीं बता पाएगा। क्या चीज? अच्छा, ये पूछना चाह रहे थे, तो ये भी तो वही बता रहा है ना। और होगा क्या? मतलब ये होना, जो होना है और एक्सप्लेन करना है, ये दोनों की बात है भाई। जब हम वहां पर कंटेनर में डालेंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर रिएक्शन तो होगा ही होगा, कोलिजन तो होगा ही होगा, लेकिन कोलिजन के बाद जो प्रोडक्ट बनना है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो सिर्फ बाई मॉलिक्यूल, मतलब एक तरीके से परफेक्ट कोलिजन होगा तब, या तो दो या तो फिर क्या हो जाएगा? तीन। बट ये किसको एक्सप्लेन करेगा? सिर्फ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर पाएगा। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब जहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। क्या हुआ? हाँ, बस वहीं तक समझा सकता है ये।
कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं बता सकता। इसके बाद क्या है, इट कंसीडर्स मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर। इसने ये बात मान के ही चला है कि जो भी मॉलिक्यूल होंगे उनका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, और नेचर कैसा होगा, हार्ड स्फीयर होगा। एंड इग्नोर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल, और उनका और भी तो स्पेस हो सकता है, और भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है ना, और भी जियोमेट्री हो सकता है मॉलिक्यूल का। जैसे कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, अमोनिया की बात करें, PCl5 की बात करें, तो अलग अलग भी तो जियोमेट्री हो सकता है ना। तो ये उन चीजों को क्या कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाया है। तो ये इसका लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन सिर्फ गैस के बारे में बता पाएगा, दूसरा बायोमोलिकुलर के बारे में बता पाएगा, और तीसरा ये हार्ड स्फीयर मान के चल रहा है, तो ये फिर आगे स्ट्रक्चरल जो एनालिसिस है नहीं कर पाएगा, अलग अलग स्ट्रक्चर वाले के बारे में नहीं बता पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में इसको? चलो एक बार अभी जितना पढ़े उसको मैं वापस रिवाइज कराता हूं। पहला हमने क्या समझा, पहला हमने समझा कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में चेंज होने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा चीज हमने क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और जो मॉलिक्यूल है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, वहां से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कितने सारे मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वहां पर उनका एक तरीके से एक्यूमुलेशन होगा, इस बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ से बढ़ रहा है, तो शुरुआत में जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनमें परफेक्ट कोलिजन होना है उनकी क्वांटिटी शुरू में बढ़ते गई, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे से एक समय के बाद क्या हो गया, कम हो गया। तो जिस जगह पर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है उसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, और उस जगह पर जो वेलोसिटी रहेगी उसको क्या बोला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये वो वैल्यू होता है जहां पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर एक साथ कोलाइड होते हैं, मतलब एक साथ जो है उनको ज्यादा फ्रीक्वेंसी से मूव करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद फिर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से देखो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया गया तो पहले टेम्परेचर कितना था, यहाँ पर T था, पहले टेम्परेचर T था, तो यहां पर देख सकते हो इस जगह पे क्या होगा, यहां से यहां तक में ये छोटा वाला जो ब्लैक कलर का रीजन दिख रहा है, ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एरिया शो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग एट T टेम्परेचर। T टेम्परेचर पर इतने सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, बता रहा है इतने सारे कोलाइड हो रहे हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, अच्छा एक मिनट, हाँ ये वाला है ना, अब देखो क्या कर दिया गया, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया। जब बढ़ा दिया गया तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मॉलिक्यूल बढ़ गए, क्या हो गए, मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ गए। क्यों बढ़े, क्योंकि उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया, एक तरीके से क्या मिला उनको, एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया। हाँ क्या, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, 10 डिग्री अगर बढ़ा दिया गया तो देखो ना यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर, ये पूरा इतना मॉलिक्यूल क्या हो गया, कोलिजन के लिए आ गए हैं। पहले टेम्परेचर कम था तो बस देखो इतना मॉलिक्यूल कोलिजन के लिए आया था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल कोलिजन के लिए आ गया। आप ये नहीं समझना कि बस इतना ही अलग से है करके, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा एरिया शो होगा। जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये पूरे एरिया की बात कर रहा है, ये डिफरेंस दिखाने के लिए ऐसे कलर को अलग बनाया है। ठीक है, फिर हमने कोलिजन थ्योरी में समझा, इस पूरे कहानी का मतलब एक ही है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलॉइड करते हैं, और जब कोलिजन होगा तो उनमें उनमें कब जाकर के प्रोडक्ट बनेगा, जब इफेक्टिव कोलिजन होगा। और इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, उनका जो भी एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना चाहिए, और दूसरा उनका जो ओरिएंटेशन है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, बिटवीन रिएक्शन मॉलिक्यूल,
यहाँ पर रिएक्शन लिखोगे तो भी ठीक है और रिएक्टेंट लिखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोनों में सेम चीज है। और ये इफेक्टिव कोलिजन विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट, इस बात को ध्यान रखना, हर कोलिजन से नहीं बनेगा। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी ई की पावर माइनस ई आर टी, जहां ई की पावर माइनस ई आर टी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अगर हमें ये देखना है कि परफेक्ट कोलिजन होना है तो भाई सबके पास तो होगा नहीं, तो हम एक प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं कि इतने में होगा, तो इसलिए क्या लगा दिए पी, पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए आर टी, जहां हाँ ई अपॉन आर टी, जहां पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को। ठीक, इस डायग्राम को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, और ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है और बाईमॉलिक्यूलर के लिए है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है, के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा क्या है, हार्ड स्फीयर के लिए ही है, बाकी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को इसमें इग्नोर कर दिया गया है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है, इसका लास्ट है, और इसको हम लोग स्टार्टिंग में फिर से पढ़े हुए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो वापस इसको समराइज करने का टाइम आ गया है। हमने जितना भी चीज पढ़ा है वहां के बाद अब हम समझ सकते हैं कि किस किस पर डिपेंड कर रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला किस पे डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे करेगा, नेचर पे करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे। और थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। और फोर्थ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। और फिफ्थ क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, चलो हम वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। पहला टेम्परेचर पे, अब इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या लिखा गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन के अगर हम लोग सारे के सारे फॉर्मूलों को एक साथ रिलेट करें तो हमारे पास मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है ए से बी, एक रिएक्शन है क्या ए से बी, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस डी आर अपॉन डी टी, आर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। रेट इज इक्वल टू देखो रेट को लिखने का तरीका क्या होगा, रेट इज इक्वल टू सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी हो गया, और रेट एक्सप्रेशन से, रेट लॉ एक्सप्रेशन से के आर की पावर एन हो जाएगा, जहां एन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और एक और तरीका क्या मिला हमारे पास, प्रोबेबिलिटी पी जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। देखो इतने सारे तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इसी में ये सारा चीज आ गया है। पहला देखो किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे किया। दूसरा कैटलिस्ट पे डिपेंड किया। तीसरा किस पे डिपेंड किया, यहाँ पर कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया, कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट के। और अगर रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा और रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें दिख ही रही है हमको। चलो तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, फर्स्ट टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, देखो यहां से आप देखो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस से बात है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। और रेट कांस्टेंट इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो अगर हम इंक्रीज करते हैं क्या, टेम्परेचर,
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल का तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy greater than or equal to EA। कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जिनका एनर्जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेंगे। जब ये इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, और रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, रेट का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ये इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से के इंक्रीज होता है, और के इंक्रीज होने से रेट इंक्रीज होता है। लेकिन के कैसे इंक्रीज होता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है यहाँ से कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनका जो एनर्जी है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। एनर्जी इंक्रीज हुआ तो रेट कांस्टेंट बढ़ा। आपको ये चीज कॉम्प्लेक्स लगेगा तो सिंपली यही याद रख लेना कि एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एनर्जी इंक्रीज होगा तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। अब इस चीज को हमने मैथमेटिकली पहले किस फॉर्मूले से लिखा हुआ है, इस चीज को हमने लिखा हुआ है इस फॉर्मूले के थ्रू, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या है बताओ, E अपॉन 2.303 और R। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले K2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा T2। समझ आया। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन उसको रिलेट करते हैं। यहीं से पता चलता है कि इन दोनों में वेरिएशन कैसे होगा। तो एक तरीके से हमने थ्योरेटिकली भी समझ लिया और ये मैथमेटिकली उसको हम कैलकुलेट करना भी जानते हैं। बस समराइज कर रहे हैं अब हम। दूसरा, मान लो हमको देखना है, थोड़ा सीक्वेंस से अलग चल रहे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट जो होता है वो सबसे पहला काम करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब पाथ को अल्टर कर देगा। तो इसके हम पॉइंट्स को लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या करेगा, ये इट चेंजेस, या फिर बोल सकते हो आप इट अल्टर्स द पाथ ऑफ रिएक्शन को जो है किस पाथ से जाना है उस पाथ को क्या कर देगा, ये अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा। कैसे करेगा ग्राफ से देखेंगे अभी हम। दूसरा ये क्या करेगा, changes the activation energy of both side by same amount। ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा, लेकिन दोनों साइड, जितना रिएक्टेंट के साइड उतना ही क्या करेगा, प्रोडक्ट के साइड करेगा। प्रेजेंस ऑफ जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज तो करता है, बट क्या करेगा, जितना रिएक्टेंट साइड करेगा उतना ही क्या करेगा, प्रोडक्ट साइड करेगा। तो दोनों साइड में सेम चेंजेस करता है, इसी को लिखा गया है चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ साइड बाय सेम अमाउंट। थर्ड है do not change
डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा जी में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा एस में कोई चेंज नहीं होगा, और के इक्विलिब्रियम में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ किसको चेंज कर रहा है? सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहा है, वो भी दोनों साइड कर रहा है। और उसी की वजह से क्या हो जाता है, पाथ जो है चेंज हो जाता है, पाथ अल्टर हो जाता है। देखो समझते हैं कैसे चेंज करता है ये। हम ऐसा मान लेते हैं कि इधर पर का जो ग्राफ है एनर्जी का ग्राफ, इधर का एक्सिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन रिएक्शन कोऑर्डिनेट। स्टार्टिंग में मान लो रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी रहा होगा, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। लेट सपोज ये इस ग्राफ को फॉलो किया पहले, हमारा मर्जी, हम चाहे प्रोडक्ट को कम वाला ले ले या ज्यादा वाला ले ले, दोनों में से किसी भी एक एग्जांपल से काम चल जाएगा। ज्यादा चला गया क्या, ठीक है ज्यादा ही वाले लेते हैं फिर। ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। हम ऐसा मान लेते हैं कि जब हमने अभी क्या नहीं दिया है, जब हमने कैटलिस्ट का यहाँ पर प्रेजेंस नहीं लाया हुआ है, कैटलिस्ट नहीं डाला हुआ है, तो ये इस तरह से पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक, ये कब के केस में है, ये विदाउट कैटलिस्ट। यहां पर ये यहां तक चला गया, इसका क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कब के केस में है, विदाउट कैटलिस्ट। ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन जब कैटलिस्ट डालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कैटलिस्ट को जैसे इन्वॉल्व करेंगे ये क्या करेगा, ये इस तरह से पाथ को सॉर्ट कर देगा। समझ आया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पाथ चेंज हो जाएगा। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी में अगर इधर का कम हुआ है तो इधर भी क्या हो जाएगा, कम होगा। दोनों साइड सेम अमाउंट में रिड्यूस हो रहा है, दिख रहा है। बस क्या कर दिया, पाथ को कम कर दिया। पाथ को कम करने से क्या फर्क पड़ रहा है, पाथ को कम करने से फर्क पड़ रहा है यहाँ पर के थ्रेशोल्ड एनर्जी में। ये देखो, ये देखो क्या कर दिया इसने, थ्रेशोल्ड एनर्जी में चेंजेस ला दिया। समझ पाए, मतलब पहले प्रोडक्ट बनने के लिए जो टारगेट था एनर्जी का, उसको क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। कैटलिस्ट जब आता है तो वो क्या कर देता है, कैटलिस्ट जो है पाथ को अल्टर कर देता है। देखो पहले पाथ ये था, अब पाथ क्या हो गया, दूसरा बन गया। यहां पर ना डेल्टा एच में कोई चेंजेस आएगा, डेल्टा एच भी सेम रहेगा, डेल्टा जी भी सेम रहेगा, के इक्विलिब्रियम में सेम रहेगा, डेल्टा एच भी सेम रहेगा। फर्क पड़ा सिर्फ किसमें, एक्टिवेशन एनर्जी में, वो भी दोनों साइड सेम अमाउंट। ऐसा नहीं कि एक साइड करेगा, दोनों साइड करेगा, तभी तो जाके पाथ क्या हो गया, अल्टर हो गया। पहले कैटलिस्ट के बिना ये वाला था, अब कैटलिस्ट के बिना ये वाला हो, कैटलिस्ट के बाद ये वाला हो जाएगा। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, विथ कैटलिस्ट। ये है कैटलिस्ट का इफेक्ट। कोई दिक्कत समझने में क्या इसको? तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट चेंजेस या अल्टर द पाथ ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या करेगा, चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ साइड। और तीसरा क्या है, डो नॉट चेंज डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा एस और डेल्टा जी, सॉरी के इक्विवेलेंट, के इक्विलिब्रियम। ये है इसका ग्राफ। चले आगे। तो हमने दो चीज को देख लिया, क्या क्या देखा, पहला देखा टेम्परेचर, दूसरा क्या, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तीसरा देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, रेट प्रोपोर्शनल टू या रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। तो कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट increases, rate also increases, rate also increases। rate also increases, ठीक। इसके बाद आता है नेक्स्ट, नेचर ऑफ केमिकल रिएक्टेंट्स या सरफेस एरिया को पहले ले लेते हैं, उसके बाद वाला आसान हो जाएगा। फोर्थ, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। आप खुद बताओ, सरफेस एरिया के बढ़ने से जो रिएक्टेंट जो रिएक्शन है वो बढ़ेगा कि कम होगा। कहने का मतलब अगर बहुत सिंपल से एग्जांपल देखें तो अगर हम किसी चीज को सॉलिड फॉर्म में इतना बड़ा रखे हुए हैं, अब उसको हम लोग पाउडर बना दिए, और पाउडर बना दिए तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो पाउडर फॉर्म में कोई चीज ज्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा कि सॉलिड फॉर्म में करेगा, पाउडर फॉर्म में करेगा, है ना। तो हम क्या भी लिखेंगे यहाँ पर, रेट जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक। अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिफ्थ क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर के अंदर हम दो तीन चीजें देखते हैं। नेचर के अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल नेचर। देखो फिजिकल नेचर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस किस तरह के वो फेज में है। तो बताओ क्या हो जाएगा, गैस का, सॉलिड का और लिक्विड का, तीनों में किसका रिएक्शन ज्यादा होगा, गैस का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, रेट को अगर आर में दिखाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ गैस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ लिक्विड, और ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सॉलिड। ये इनका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। इसे में हम और कर सकते हैं बी करके, बी में आ जाएगा इनका केमिकल नेचर, केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं कि उनका जो बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। तो आप बताओ, अगर हम आयनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, आयनिक रिएक्टेंट की बात करते हैं, आयनिक रिएक्टेंट कैसा रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयनिक, आयनिक रिएक्टेंट है एक तरीके से, और दूसरा क्या है हमारे पास, कोवेलेंट है, कोवेलेंट रिएक्टेंट है। दो तरीके का हमारे पास रिएक्टेंट है, तो दोनों में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, आयनिक का होगा, क्योंकि आयनिक क्या होता है, फास्ट रिएक्शन करता है, उसका रिएक्शन क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। और एक लास्ट हम देखते हैं साइज पे, साइज का क्या होगा, स्मॉल साइज है ना। तो साइज अगर क्या हुआ, साइज अगर छोटा हो गया, रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग,
क्लियर है, कोई दिक्कत? तो हमने 5 पॉइंट में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को कवर किया है। पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी की या तो इक्वल हो जाएगी या उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब समझ लो कि सीधा सीधा जितना एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल दिख रहा है वो खुद उसको क्या कर लेगा, पार कर लेगा। फिर ये फॉर्मूला से हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है जिस पाथ का थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाता है। नेक्स्ट, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे रिएक्टेंट का तो ज्यादा कंसंट्रेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा कोलिजन का पॉसिबिलिटी बनेगा, तो ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन का पॉसिबिलिटी होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में फिजिकल में देखें तो गैस का ज्यादा अच्छा होगा, गैस का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड थर्ड नंबर पर। केमिकल नेचर में जो आयनिक रिएक्टेंट रहेंगे वो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो करेंगे एज कंपेयर टू कोवेलेंट रिएक्टेंट। फिर साइज अगर छोटा है तो सरफेस एरिया बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? ठीक, तो हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया। अब हमें कुछ नहीं, ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है। ये सारा चीज टाइपिंग करके था तो अब इसको तो मैंने बता दिया, तो हटा दूं क्या? अच्छा, यहाँ कैटलिस्ट के बारे में एक चीज और लिखा हुआ है, इसी को बस लिख लेते हैं। कैटलिस्ट चेंजेस क्या क्या चेंज करता है, ये पाथ ऑफ रिएक्शन, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन और के, हाँ सब तो लिख लिए हैं। इसको अगर लिखना चाहोगे तो बस थ्योरिक फॉर्म में लिख लेना, इसमें वैसे डायग्राम में तो दिख ही रहा है। क्या क्या चेंजेस हो गए यहाँ पर, देखो चेंजेस में फर्स्ट पाथ ऑफ रिएक्शन, सेकंड क्या होगा, के चेंज होगा, थर्ड क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा, फोर्थ क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यही है थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, टीई। थ्रेशोल्ड एनर्जी, और क्या रह गया, एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो ही गया है ना। वो तो एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर ही आ गया ना, वो तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख देते हैं, ये रेट को चेंज करेगा। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है पाथ चेंज क्या, अगर हम इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखें तो क्या रहेगा, जैसे ही कैटलिस्ट आया, कैटलिस्ट क्या कर देगा, कैटलिस्ट जो है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को दोनों साइड में चेंज कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करेगा तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज हो जाएगा। फिर अल्टरनेट पाथ बन गया, उसका पाथ दूसरा हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज हो गया, रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, पूरा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। इसको हटा देता हूँ ये स्लाइड को, दोनों को। ठीक, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।